अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 9 का टॉपिक जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने लगे वो नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली सेल साइकिल। बेसिकली बेटा जो हमारा 4th चैप्टर है उसके थोड़े से टॉपिक्स अभी कवर नहीं हुए। टिश्यूज़ का टॉपिक जो वो स्किप कर दिया है क्योंकि सेल साइकिल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले मैंने कहा आपको ये समझा दूँ, अल्लाह करे कि आपको मेरे समझाने से समझ आ जाए और पेपर में हेल्प आउट हो जाए, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं टिश्यू वाला पे भी जो है वो किसी वीडियो में कवर कर लूँ। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर का नेम है हमारे पास सेल साइकिल। साइकिल का मतलब होता है जो चीज़ जहाँ से चलती है वो वहीं पे वापस आ जाती है, उसको सेल साइकिल कहा जाता है। ऐसा ही है ना, बेसिकली साइकिल का क्या मतलब होता है कि चीज़ जहाँ से चली वो वहीं पे जो है वो वापस आ गई, उसको जो होता है वो सेल साइकिल कहा जाता है। सेल साइकिल की प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन है, 2 लाइनों की डेफिनेशन है। सेल साइकिल का मतलब होता है चीज़ का बनना या सेल का बनना और बनने के बाद 2 में डिवाइड हो जाना, ये सेल साइकिल है। कि सेल खुद कैसे बनता है, 2 में होता है या 4 में होता है वो अलग बात है कि बेटा सेल खुद कैसे बना और बनने के बाद कैसे जो है वो डिवाइड हो गया आगे, चाहे 2 में हो चाहे 4 में हो, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सेल साइकिल में वो तमाम इवेंट्स आ जाते हैं जिसमें सेल खुद बनता है और बनने के बाद कैसे डिवाइड होता है, ये सारा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेल साइकिल में। तो जो सेल है वो अपने आप को जब डिवाइड करता है तो अपना इसकी डिवीजन के बेसिकली 2 फेजेज़ हैं। फेजेज़ का मतलब होता है 2 स्टेजेस हैं हमारे पास। जो सेल साइकिल है उसकी कितनी फेजेज़ हैं? 2 फेजेज़ हैं। एक है बेटा जी जिसमें सेल अपने आप को तैयार कर रहा है डिवीजन के लिए, और दूसरी जो है वो डिवाइडिंग फेज़ है। सेल जब अपने आप को तैयार कर रहा होता है उसको कहा जाता है इंटरफेज़। इंटरफेज़ का दूसरा नाम है जी रेस्टिंग फेज़। इंटरफेज़ को रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं। और सेल अपना तकरीबन 90% जो टाइम है वो इस इंटरफेज़ में ही गुजारता है, जिसके आगे से मज़ीद फेजेज़ हैं वो मैं अभी बताती हूँ। सेल साइकिल के वैसे 2 फेजेज़ हैं, ये 2 स्टेजेस हैं। ये इंटरफेज़ या रेस्टिंग या प्रिपरेटरी फेज़ होती है, ये वो फेज़ है जिसमें सेल अपने आप को रेडी कर रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। आप लोगों ने कहीं जाना है, मिसाल के तौर पे सैर सपाटे पे जाना है, तो आप लोग पहले अपने आप को रेडी करते हो। रेडी करने का मतलब होता है बेटा कि आप लोग बैग वगैरह बनाते हो, अपनी चीज़ें सारी पैक करते हो ताकि जब आप जाओ तो फिर आप ट्रिप पे चले जाते हो। तो ये जो सेल की रेडी करने की फ़ेज़ है वो इंटरफेज़ है, जिसको रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं, जो कि सेल 90% अपना टाइम इसमें गुजारता है। और बाकी जो फेज़ होती है जिसमें सेल डिवाइड करता है उसको डिवाइडिंग फेज़ या एम फेज़ या माइटोटिक फेज़ कहा जाता है। वो क्या है हमारे पास? माइटोटिक फेज़, या फिर इसको एम फेज़ भी कहते हैं, या फिर हम इसको डिवाइडिंग फेज़ भी कहते हैं, जिसमें सेल जो होता है वो प्रॉपर डिवाइड होता है, जो कि हम लोग इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। कोशिश करूँगी ये चैप्टर ज़रा थोड़ा सा जल्दी कवर कराऊँ ताकि आप लोगों को पेपर में बस हेल्प आउट हो जाए। असल मकसद तो यही है। ओके, सेल साइकिल हमारे पास सेल का बनने के बाद डिवाइड हो जाना, ये सेल साइकिल है। 2 इवेंट्स या 2 फेजेस में होता है, एक है जी इंटरफेज़ और एक है माइटोटिक फेज़। इंटरफेज़ बेटा वो फेज़ है जिसमें कि सेल अपने आप को रेडी कर रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, और माइटोटिक फेज़ डिवाइडिंग फेज़ होती है। तो सेल अपना 90% टाइम जो है वो इंटरफेज़ में गुजारता है। अक्सर MCQs में आ जाता है कि सेल अपना कितने % टाइम जो है, मतलब 90% वो टाइम तैयारी में गुजारता है, तो बकाया जो 10% होता है वो फिर डिवाइड जो होता है वो जल्दी से कर देता है क्योंकि तैयारी तो उसने पहले ही की हुई है। अब हम पढ़ने लगे इंटरफेज़ जिसमें कि सेल अपने आप को रेडी कर रहा है, उसके कितने आगे से स्टेजेस हैं। तो इंटरफेज़ की जो है वो हमारे पास 3 फेजेज़ हैं बेसिकली। जो इंटरफेज़ है वो 3 स्टेप्स में या 3 फेजेज़ में होता है। एक है जी हमारे पास G1 फेज़, जिसका दूसरा नाम है फर्स्ट गैप फेज़। इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट गैप फेज़। फिर एक है हमारे पास S फेज़ जो कि सिंथेसिस फेज़ है। एस नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें चीज़ें बनेंगी, सिंथेसिस है। ज़रा इस तरह फ्लो शीट करके याद करोगे तो आपको ज़रा आसानी से याद हो जाएगा। और तो थर्ड है वो है जी हमारे पास G2 फेज़। ये 3 फेजेज़ जो हैं जिसको कहा जाता है जी सेकंड गैप फेज़। ये 3 फेजेज़ हैं जिसमें कि जो इंटरफेज़ है ये सेल जो होता है वो गुजारता है। G1 या जो फर्स्ट गैप फेज़ है इसमें क्या होता है, क्योंकि बेटा सेल ने, अच्छा पहले तो हम लोग डिस्कस करने पहले थोड़ा सा सेल को डिस्कस करते हैं, एनिमल सेल को डिस्कस करते हैं। एनिमल सेल की बात की जाए तो आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है जी? सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है।
बाकी तमाम ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, हर चीज़ होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मगर हमने यहाँ पर वो ऑर्गेनेलीज डिस्कस करनी जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेंगी। तो राइबोसोम का नाम मैंने इसीलिए लिया, आपकी बुक में भी मेंशन है, क्योंकि राइबोसोम ने प्रोटीन्स बनाने जिसने आगे चल के डिवीजन में हेल्प करना है। और न्यूक्लियस क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम इधर होना ही न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स और उन्होंने सारी चेंजेस लाना है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये सेल का न्यूक्लियस हो गया या राइबोसोम्स वगैरह ऑर्गेनेली होगी। अब क्या होता है बेटा, G1 फेज़ या फर्स्ट गैप फेज़ वो फेज़ है जिसमें सेल जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है, अपनी तमाम की तमाम जो होता है वो डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स को जो होता है वो बढ़ा देता है। सेल अपनी प्रोटीन्स को बढ़ाता है, इसके अलावा अपने अंदर के एंजाइम्स को बढ़ाता है। एंजाइम्स वाला चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स वो केमिकल होते हैं या वो प्रोटीन्स होती हैं जो किसी भी रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देती हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी होती हैं। तो सेल जो होता है अपने इसमें प्रोटीन्स को बढ़ाता है, अपनी ऑर्गेनेलीज को डबल करता है। ऑर्गेनेलीज को डबल करने का मतलब है अगर एक राइबोसोम है तो वो 2 राइबोसोम, क्योंकि बेटा उसने आगे डिवाइड होना है। अगर एक सेल ने 2 में डिवाइड होना है तो दोनों जो डॉटर सेल्स हैं उसमें इक्वल ऑर्गेनेलीज जानी चाहिए। अब जैसे आपने ईदी देनी है, अगर मिसाल के तौर पे 2 बच्चे हैं तो 100 रुपये आपके पास है तो आपको 50-50 करने पड़ेंगे ताकि दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसी तरह क्या होता है हमारे पास कि सेल अपनी ऑर्गेनेलीज को डबल करता है। तो जब ओवरऑल एंजाइम्स डबल होंगे, हर चीज़ डबल होगी, तो सेल का साइज़ भी तो इंक्रीज़ होगा ना। पहले एक बैग था उसमें सिंगल चीज़ें थी, अब उसमें आप लोगों ने सब कुछ डबल कर दिया तो ज़रूरत है बैग का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो G1 फेज़ में क्या हो रहा है, जो सेल होता है उसका बेसिकली क्या करता है, सेल जो होता है वो अपने प्रोटीन्स को इंक्रीज़ कर रहा होता है। सेल के अंदर की जो प्रोटीन है वो इंक्रीज होता है। फ्लो शीट की सूरत में करोगे तो आपको ज़रा इजी याद हो जाएगा। इसके अलावा सेल जो है वो अपने क्या करता है, ऑर्गेनेलीज को डबल कर देता है, ठीक है जी। ऑर्गेनेलीज उसके वो तमाम पार्ट्स हैं जो कि उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं। सेल की जो ऑर्गेनेलीज हो जाती हैं वो डबल हो जाती हैं, लाइक राइबोसोम्स वगैरह या माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह डबल हो जाता है। तो इसके अलावा जो सेल के एंजाइम्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं या वो डबल हो जाते हैं। वो तमाम एंजाइम जो कि आगे चल के सेल डिवीजन में काम आने हैं। तो ओवरऑल जो सेल का साइज़ है वो क्या होता है बेसिकली बेटा जी, वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये सारी चेंजेस आती हैं G1 या फर्स्ट गैप फेज़ में। जो सिंथेसिस फेज़ है या एस फेज़ है वो फेज़ है जिसमें सेल के जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को डबलिंग करते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। सिर्फ एस फेज़ में बेसिकली डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, जिसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपने आप को प्रॉपर शो करें। अच्छा जी, यही क्रोमोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे इस पर टॉपिक पूरे इसमें चैप्टर है। डी क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए पाया जाता है, या क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम का अब हम लोग एक शेप डिस्कस करते हैं। एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड से मिलके बना हुआ होता है। ये मैंने ड्रॉ किया बेटा एक क्रोमोसोम। ये जो मैंने पहला बनाया है ये है जी हमारे पास एक क्रोमैटिड। इसको क्या कहा जाता है, क्रोमैटिड या बाजू या आम कहते हैं जिसको क्रोमोसोम की। ये है जी हमारे पास सेकंड क्रोमैटिड, ठीक है। और इनके सेंटर में ये जिस पॉइंट से अटैच होते हैं उसको कहा जाता है सेंट्रोमियर। बेटा ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जो डिवीजन आएगी उसमें सारा इसी का जिक्र है। 1 क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ एक्स शेप क्रोमोसोम है। अगर मिसाल के तौर पे अब इस तरह करके मैं ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह, ये देखें कैसे करूँ, ऐसे ये देखें, ये सेंटर वाला सेंट्रोमियर का पॉइंट आ जाएगा और ये जो है ये क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स से मिलके बना होता है और ये सेंट्रोमियर के पॉइंट से जो होता है वो आपस में जो होती हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होती हैं। फिर जब डिवीजन होगी तो कैसे ये क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा सिंथेसिस फेज़ इज़ अ डुप्लीकेशन फेज, जिसमें क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट कर रहे होते हैं। एक क्रोमोसोम जो होता है वो अपने सिस्टर क्रोमैटिड जो होता है वो साथ ही जो होता है वो बना लेता है ताकि आगे चल के जो है वो डिवीजन में जो है वो हेल्प हो। और क्या होता है कि एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड, दूसरी क्रोमैटिड और सेंटर में सेंट्रोमियर के पॉइंट से अटैच होता है। तो सिंथेसिस फेज़ में बेसिकली हमारे पास और कुछ भी नहीं हो रहा था, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रही होती है। जब डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाती है तो हमारे पास G2 फेज़ आ जाता है। G2 फेज़ बेसिकली वो फेज़ है जिसमें सेल मज़ीद साइज़ में भी बढ़ता है, प्लस सेल वो तमाम प्रोटीन्स बनाता है जिन्होंने आगे चल के किस में हेल्प करना है, डिवीजन में हेल्प करना है, ठीक है ना। सेल वो तमाम के तमाम प्रोटीन्स बनाएगा जिन्होंने आगे डिवीजन में हेल्प करना है या फिर
डिवीजन के प्रोसेस में बेसिकली बेटा हम लोग देखेंगे कि एक धागे नुमा स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, आपकी बुक में मेंशन है, तो वो स्पिंडल फाइबर बनाने में जो होता है वो हेल्प आउट कराता है। G2 फेज़ या सेकंड गैप फेज़, इसमें मज़ीद जो है वो प्रोटीन जो होती हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, और वो कौन सी प्रोटीन है जिन्होंने आगे चल के सेल के डिवीजन में हेल्प करना है। प्लस इसके अलावा हमारे पास जो सेल का साइज़ है वो ओवरऑल जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। ये सारे जो हैं हमारे पास फेजेस हैं इंटरफेस के, G1 या फर्स्ट गैप फेज़, S फेज़ या सिंथेसिस, और G2 या सेकंड गैप फेज़। G1 जिसमें सेल की प्रोटीन इंक्रीज़ होती हैं, ऑर्गेनेलिज डबल होती हैं, एंजाइम्स इंक्रीज़ होते हैं, तो ओवरऑल साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। S फेज़ जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है, एक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स से मिलकर बना हुआ है और ये पॉइंट के साथ अटैच है एज अ पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर। और G2 फेज़ में प्रोटीन्स वो वाली बढ़ती हैं जिन्होंने आगे डिवीजन में हेल्प आउट करना है या जिन्होंने आगे स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं, और सेल साइज ओवरऑल इंक्रीज़ करता है। ये हो गया हमारे पास इंटरफेस। आज का लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो G0 फेज़ है। G0 आपकी बुक मिलकर G0 उसको कहते हैं। वो सेल साइकिल का या आप कह लीजिए कि इंटरफेस का हिस्सा नहीं है। सेल जो इंटरफेस के बाद M फेज़ आ जाएगा या माइटोटिक फेज़ आएगा या डिवाइडिंग फेज़, मगर कभी कभी कुछ सेल डिवाइड करने की बजाय नॉन डिवाइडिंग फेज़ में चले जाते हैं जो कि G0 है। G0 को भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। G0 बेसिकली बेटा हमारे पास वो फेज़ होती है जिसको हम कहते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज़, और पेपर में ये 2 मार्क्स अक्सर शॉर्ट में जो है वो आ जाता है। इसको कहा जाता है जी G0 फेज़। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है नॉन डिवाइडिंग फेज़, कि जिसमें सेल अक्सर चला जाए तो फिर वो डिवाइड नहीं करता, इसको नॉन डिवाइडिंग फेज़ या G0 फेज़ कहते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जो परमानेंटली जो होता है वो पके जो होते हैं वो चले जाते हैं G0 फेज़ में, मतलब दोबारा फिर वो डिवाइड नहीं करते। वो कौन से सेल्स हैं? वो हमारे न्यूरॉन्स के सेल हैं। ये भी आप लोग अगर एक फ्लो शीट की सूरत में याद करोगे, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि बनने के बाद पके चले गए हैं जी G0 फेज़ में, वो दोबारा डिवाइड नहीं करेंगे, हमारे न्यूरॉन्स या हमारे ब्रेन के सेल। इसलिए तो कहते हैं कि जो ब्रेन की इंजरी होती है वो ज़्यादा हार्मफुल होती है या ख़तरनाक होती है, डेंजरस होती है, क्योंकि बेटा हमारा ब्रेन में अब तो रिपेयरिंग के भी बहुत सारी टेक्निक्स आ गई, मगर ओवरऑल वैसे ब्रेन के सेल दोबारा रिपेयर नहीं होते, डैमेज हो जाए तो दोबारा बनते नहीं है, क्योंकि वो परमानेंटली G0 फेज़ में चले गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फिर ब्रेन का खुदा न खासा इंजरी जो है वो फिर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। इसलिए कहते हैं कि बाइक वगैरह पे जाओ तो हेलमेट पहन के जाओ, ताकि दिमाग को जो चोट लगती है इसलिए हिफाजत करनी चाहिए इसकी, ठीक है। ओके, G0 फेज़ नॉन डिवाइडिंग फेज़ है जिसमें कुछ सेल परमानेंटली चले गए लाइक न्यूरॉन्स, कुछ जो होते हैं वो सेमी परमानेंटली जाते हैं। सेमी का मतलब होता है हाफ, कि कुछ टाइम के लिए गए हैं मगर फिर वापस भी आ सकते हैं अगर इनको डिवाइड करना पड़े तो, जैसे कि किडनी गुर्दे के या लिवर हमारे जिगर के जो सेल्स होते हैं, वैसे तो वो G0 फेज़ में एंटर हो चुके हैं, मतलब अब वो डिवाइड नहीं करें, मगर अगर बेसिकली बेटा मौका मिले तो अगर खुदा ना खास्ता को डैमेज हो जाए तो वो अपने आप को एबिलिटी होती है कि वो रिपेयर कर लेते हैं। लिवर देखा होगा, कलेजी को देख लो, कलेजी की एग्जांपल मैं हमेशा बच्चों को देती हूँ। मुर्गी की कलेजी आपने खाई है, वो तो बहुत छोटे साइज़ की, मगर वो लिवर है। ह्यूमन लिवर ज़रा बड़ा होता है, 9th में आप लोग पढ़ के आए हो, 1.5 किलो का तो हमारा लिवर है, मगर बेटा हमारे पास बताने का ये मकसद है कि बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है। कलेजी को कभी आप देखो हल्का सा भी कट लग जाए तो कितनी ज़्यादा उसमें से ब्लीडिंग होती है। किडनी भी बिल्कुल ऐसी है, बकरे वगैरह की भी आपने कुर्बानी में देखी होगी, किडनी भी बिल्कुल लिवर की तरह का मटीरियल होता है, बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, मगर ये सेमी परमानेंटली जो होता है वो G0 फेज़ में जाते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो ये दोबारा से अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। और एक सेल्स ऐसे हैं या बॉडी कुछ सेल्स हैं जो कभी भी नहीं जाते, वो नेवर एंटर इन G0 फेज़। वो कौन से हैं जी जो कि डिवाइड करते ही रहते हैं? वो हैं हमारे एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स के बारे में आप लोग 9th में पढ़ के, और 9th ही पढ़ के आए हो, वैसे अभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। एपिथेलियल जैसे कि हमारे स्किन वगैरह के सेल, आप देख लो स्किन पे कट लगता है, जितनी दफ़ा कट लगेगा तो आप ठीक हो जाते हो, बशर्ते कि खुदा ना खास्ता शुगर ना हो। डायबिटीज़ वाले पेशेंट कहते हैं जल्दी ज़ख्म नहीं ठीक होता। तो G0 फेज़ वो फेज़ है जिसमें सेल जो होता है वो कभी भी मतलब G0 फेज़ में वो नहीं जाते। वो सेल्स कौन सा एपिथेलियल के हैं, स्किन वगैरह के सेल्स हैं। अंदर भी अगर कोई आउटर मोस्ट लाइनिंग वगैरह हमारी ऑर्गन्स की डैमेज होगी तो वो अपने आप को रिपेयर कर लेती है। तो ये एपिथेलियल सेल्स हैं क्योंकि वो डिवाइड करते रहते हैं। जब उनको ज़रूरत पड़ती है, कट वगैरह लग गया, कोई ज़ख्म आ गया, तो वो अपने आप को दोबारा रिपेयर कर लेते हैं। तो वो सेल्स कभी भी एंटर नहीं होते और वो एपिथेलियल के सेल हैं। तो कौन से सेल्स हैं जो परमानेंटली एंटर हो गए? वो न्यूरॉन्स हैं। जो सेमी परमानेंटली एंटर होते हैं वो किडनी और लिवर के, और जो कभी भी एंटर नहीं होते या जो नहीं एंटर हुए वो है हमारे पास एपिथेलियल सेल।
ठीक है जी, आज का हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइटोसिस और उसके सारे फेजेस पढ़ाऊँगी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।